हेलो दोस्तों, नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबर में सबसे पहले आपको बताएंगे, जहां पर फिर एक बार जम्मू कश्मीर से बहुत बड़ी खबर। आतंकियों के हमले में पुलिस कांस्टेबल हुआ शहीद। बारामूला में घुसकर मारी गोली। 3 दिन में ये तीसरा बड़ा आतंकी हमला। जी हां दोस्तों, पुलिस इंस्पेक्टर और मजदूर के बाद अब हेड कांस्टेबल को लगी है गोली। जी हां, गोली लगते ही उनकी मौत हो गई। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएंगे, जहां पर भारी गोलाबारी, आग उगलते टैंक और गाजा की तबाही। अब शुरू हो गया है हमास के खात्मे का काउंटडाउन। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे, जहां पाकिस्तान ने लगाया भारत पर नया और बेबुनियाद आरोप। भारत के कारण प्रदूषित हो रही है उसके शहरों की हवा, ऐसा आरोप पाकिस्तान ने लगाया। जिसके बाद दोस्तों भारत का क्या रहा रिएक्शन, सबसे पहले आपको बताएंगे। और साथ ही साथ बताएंगे, जहां आज 1 नवंबर से क्या सबसे बड़े बदलाव हुए हैं नियमों में। जहां गैस सिलेंडर से लेकर ट्रेन से लेकर के राशन में सबसे बड़ा बदलाव हुआ है दोस्तों। एक से एक खबर बताएंगे, बने रहेगा वीडियो के अंत तक। लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार कतर में फंसे 8 पूर्व नौसेना के अधिकारियों को किसी भी कीमत पर बचा लेगी और मोदी है तो मुमकिन है, तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ। जहां जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर, आतंकियों के हमले में पुलिस कांस्टेबल हुआ शहीद। बारामूला में घुसकर मारी गोली। 3 दिन में यह तीसरा आतंकी हमला। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में मंगलवार को आतंकवादियों ने एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार को जिले के पट्टन इलाके के क्रालपोरा स्थित उनके आवास के बाहर आतंकवादियों ने गोली मार दी। अधिकारियों ने कहा है कि डार को नजदीकी अस्पताल लेकर जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। कश्मीर घाटी में पिछले 3 दिनों में यह इस तरह का तीसरा आतंकवादी हमला है। रविवार को श्रीनगर में एक आतंकवादी ने एक पुलिस अधिकारी को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वहीं सोमवार को पुलवामा जिले में उत्तर प्रदेश के एक मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जहां हमने आपको ये बात कल बताई थी दोस्तों, कल के खबर में। लेकिन आज जो बड़ी खबर है वो ये कि फिर एक पुलिस कांस्टेबल को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई है दोस्तों। कश्मीर जोन पुलिस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से मंगलवार को रात करीब 8 बजे बताया कि घायल पुलिसकर्मी की जान नहीं बच सकी। उन्होंने वीर गति प्राप्त की। हम शहीद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और इस नाजुक घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़े हैं। इलाके के घेराबंदी की गई है, सर्च ऑपरेशन जारी है। अब ऐसे में दोस्तों 3 दिन में लगातार तीसरी हत्या दूसरी, लेकिन तीसरा बड़ा हमला दोस्तों। ऐसे में कहीं ना कहीं फिर एक बार ये आतंकी बहुत बड़ा खुराक मांग रहे हैं और कहीं ना कहीं फिर एक बार भारतीय सेनाओं को मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा। इस पर दोस्तों आपकी जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। आखिर फिर एक बार ये आतंकी एक्टिव हो चुके हैं दोस्तों और भारी मात्रा में कश्मीर को दहलाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो फिर एक बार सर्जिकल स्ट्राइक मांग रहा है पाकिस्तान। आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय अवश्य दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां अब इजराइल ने हमास को पूरे तरीके से नेस्तनाबूद करने की खा ली है कसम। जी हां, भारी गोलाबारी, आग उगलते टैंक और गाजा की तबाही। अब शुरू हो गया है हमास के खात्मे का काउंटडाउन। बता दें, इजराइल और हमास की जंग के बीच इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF हमास की सुरंगों तक पहुंच गई है और अब इजरायली सेना ने वहां तोप के गोले बरसा रही है। इजराइल ने अल्टीमेटम दिया है कि वो हमास को मारकर ही दम लेंगे। गाजा की तबाही और इजराइल का रुख देखकर ऐसा लग रहा है कि अब हमास के खात्मे का वक्त करीब आ गया है। उसकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इजरायली फोर्स ने इसके लिए ऑपरेशन टनल लॉन्च किया है। इजराइल और हमास की जंग का 25वां दिन है और इजरायली सेना गाजा में दाखिल हो चुकी है। अभी तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। इजरायली फोर्स के सैनिक झाड़ियों में छुपते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनके हाथों में घातक हथियार है, वो गोलियां बरसा रहे हैं। गाजा शहर हर तरफ गोलियों की आवाज ही सुनाई दे रही है और हर तरफ कहीं आग और कहीं धुआं दिखाई दे रहा है। गाजा में इजरायली सेना हमास का खात्मा करने के लिए अंदर घुसती जा रही है। वहां से आने वाली तस्वीरों में देखा जा सकता है कि इजरायली फोर्स ऑटोमेटिक वेपन के साथ गाजा के उत्तरी बॉर्डर से अंदर घुस रही है। पीठ पर गोलियां से भरे बैग है, उसके सैनिक ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते में आगे बढ़ रहे हैं। उन तस्वीरों में आपको इजरायली सेना के बुलडोजर नजर आएंगे जो रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इजराइल के रक्षा मंत्री ने क्लियर कह दिया है कि हमास के पास अब 2 ही रास्ते बचे हैं, या तो वो मारे जाएं या फिर बिना शर्त सरेंडर के लिए तैयार हो जाएं। इजरायली सेना गजा में उत्तरी हिस्से में घुस रही है, वो दक्षिणी हिस्से पर उसने टैंकों का जमावड़ा लगा रखा है, जबकि गजा पर पूर्व और पश्चिम से भी हमले किए जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, यानी कि अब इजराइल पूरे फॉर्म में गजा में घुस करके आतंकियों को मौत की नींद सुलाने के लिए निकल पड़े हैं। जी हां दोस्तों, इसी बीच जो बड़ी खबर आ रही है, भारत के कोलकाता क्रिकेट ग्राउंड से फलस्तीन को ईडन गार्डन में मिला भरपूर समर्थन। मैदान पर दर्शकों ने लहराया झंडा। बता दें, भारत में खेले जा रहे वनडे वर्ल्ड कप 2023 में कोलकाता के ईडन गार्डन से झंडे के जरिए फलस्तीन
फलस्तीन को सपोर्ट मिलता दिखाई दिया। ईडन गार्डन में विश्व कप 2023 का 31वां मुकाबला पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला जा रहा है। पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच देखने आए दर्शक स्टैंड्स में फलस्तीनी झंडे के साथ दिखाई दिए। स्टैंड्स में फलस्तीन के झंडे के साथ दर्शकों का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फलस्तीन को अब दुनिया में तमाम जगहों से सपोर्ट किया जा रहा है। तो वहीं वायरल वीडियो मैच के दौरान का है। इससे पहले ईडन गार्डन में 28 अक्टूबर को बांग्लादेश और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला खेला गया था। वहीं टीम इंडिया 5 नवंबर रविवार को श्रीलंका के खिलाफ ईडन गार्डन में ही मुकाबला खेलेगी। ऐसे में दोस्तों भारत में रह करके भारत के क्रिकेट स्टेडियम ईडन गार्डन में इस प्रकार के कृत्य को करना क्या सही है? दोस्तों आपको क्या लगता है? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। क्या खेल के मैदान से ऐसा कोई कृत्य किया जाना किस हद तक ठीक है? दोस्तों अपनी राय अवश्य दीजिएगा। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां लाहौर में AQI लेवल 447, तो पाकिस्तान ने भारत पर ही मढ़ दिया इसका भी दोष। कहा पंजाब से आ रहा है धुआं, भारत पर लगा दिया ये भी इल्जाम। बता दें दिल्ली और उत्तर भारत की तरह पाकिस्तान के लाहौर शहर में भी वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इसके लिए पाकिस्तान का कहना है कि भारतीय पंजाब में पराली जलाने के कारण ऐसा हो रहा है। पाकिस्तान ने मंगलवार को कहा कि भारतीय प्रांत पंजाब में पराली जलाए जाने के मुद्दे को वो राजनयिक स्तर पर भारत के साथ उठाएगा। पाकिस्तान के अनुसार दुनिया भर के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक लाहौर में हवा की गुणवत्ता पराली जलाए जाने के कारण भी प्रभावित होती है। अंतरिम प्रधानमंत्री अनवारुल हक काकर के साथ एक बैठक के दौरान पाकिस्तानी पंजाब के कार्यवाहक मुख्यमंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि लाहौर में धुंध फैलने का मुख्य कारण भारतीय प्रांत पंजाब में पराली जलाना है। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस मामले को भारत के साथ उठाने का अनुरोध किया। इसके बाद काकर ने उन्हें यह मुद्दा भारत के साथ उठाने का आश्वासन दिया और कहा कि हम इस मामले को भारत के साथ राजनयिक स्तर पर उठाएंगे। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तान की तरफ से लगाए गए इन आरोपों को देख करके आप क्लियर समझ पा रहे होंगे कि पाकिस्तान अब किस स्तर तक गिर चुका है दोस्तों, जहां वो खुद की इकोनॉमी संभाल नहीं पा रहा है और किसी भी तरीके से अब उसके पास कोई उपाय नहीं बचा कि वो पाकिस्तान को गर्त से ऊपर उठा सके। तो अब वो ऐसे ऐसे मुद्दे भी छेड़ने की कोशिश कर रहा है जहां पर नेचुरल चीजों को भी एक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। इस पर आपका क्या कहना है दोस्तों? अपनी राय अवश्य दीजिएगा। कहीं ना कहीं वो इंटरनेशनल लेवल पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान के पास भी दिमाग है और उसे पता है कि ये ऐसे मुद्दे हैं जहां पर यूनाइटेड नेशन जरूर पाकिस्तान की बात सुनेगा, क्योंकि ये प्रदूषण वाली बात है और कहीं ना कहीं भारत के इमेज को गिराने की कोशिश में लगा रहता है पाकिस्तान और हर बार की तरह वो कोई ना कोई नया पैतरा अपनाता है। लेकिन दोस्तों एक भारतीय होने के नाते आप लोग जवाब जरूर दीजिएगा और जितना ज्यादा आज हो सके इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि हर कोई अपनी राय रख सके। चलते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां इजराइल हमास जंग से चीन को मिला तगड़ा वाला मौका। ड्रैगन ने बनाया सीक्रेट प्लान, ताइवान की उड़ जाएगी नींद। बता दें अभी रशिया और यूक्रेन की जंग खत्म नहीं हुई थी कि इजराइल और हमास के बीच जंग शुरू हो गई। रशिया के यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका सहित पूरा यूरोप उस जंग में व्यस्त था और अब एक और फ्रंट खुल गया तो ये व्यस्तता और ज्यादा बढ़ गई। अमेरिकी हथियारों से पहले ही यूक्रेन रशिया के खिलाफ लड़ रहा है तो अब अमेरिका ने इजराइल के लिए अपने हथियारों का जखीरा खोल दिया। इन दोनों के अलावा चाइना और ताइवान का एक और तीसरा फ्रंट भी एक्टिव है जो कि युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। यहाँ भी अमेरिका ताइवान के साथ खड़ा है। जानकारों की माने तो तीसरी फ्रंट भी जल्द खुल सकती है और शायद चीन ऐसी ही किसी समय का इंतजार कर रहा था जब अमेरिका अलग अलग फ्रंट पर व्यस्त हो जाए और ऐसा हो भी गया। चीन हमेशा से ही मौका परस्त रहा है। कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई के दौरान जब भारतीय सेना ने लद्दाख के पेंगोंग लेक के पास से सैनिकों को कारगिल मूव किया तो मौके का फायदा उठाकर उसने फिंगर 4 तक सड़क बना ली थी। तो 1962 में भी चीन ऐसा मौका परस्ती का नजारा दुनिया को भारत पर जंग थोप कर भी दिखा दिया था। ये वो वक्त था जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच परमाणु युद्ध की नौबत आ गई थी। जी हाँ, जिसे क्यूबा मिसाइल क्राइसिस या फिर अक्टूबर क्राइसिस के तौर पर भी जाना जाता है। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर की बात करें जहां चाइना ने इजराइल हमास संघर्ष में ईरान के समर्थन का कर दिया वादा। जी हाँ, चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग ने गुरुवार को कहा कि चीन इजराइल हमास संघर्ष की पृष्ठभूमि के खिलाफ अपनी राज्य संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय गरिमा की रक्षा में ईरान का दृढ़ता से समर्थन करेगा। ली कियांग ने कहा कि चीन ईरान के आंतरिक मामलों में किसी भी बाहरी हस्तक्षेप का दृढ़ता से विरोध करता है। उन्होंने इजराइल हमास संघर्ष में ईरान के समर्थन का वादा किया। ली ने 26 अक्टूबर को किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के मौके पर ईरान के पहले उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर के साथ अपनी मुलाकात के दौरान ये टिप्पणी की। उन्होंने चाइना और ईरान के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की सराहना करते हुए कहा कि दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में उतार चढ़ाव के बावजूद 50 वर्षों से अधिक समय से अपने त्रिपक्षीय संबंध बनाए रखे हैं। अगली खबर की बात करें जहां पर आतंकवादी जैसी हरकत, अल्लाहू अकबर के
लगाए नारे तो फ्रांस पुलिस ने हिजाब पहनी महिला को मार दी गोली। जी हाँ, फ्रांस में पुलिस ने हिजाब पहनी एक महिला को गोली मार दी। घटना राजधानी पेरिस की है। पेरिस पुलिस प्रमुख लॉरेंट नूनेज ने कहा कि पुलिस ने मंगलवार की सुबह एक मेट्रो स्टेशन पर हिजाब पहने हुए एक महिला को गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। यह महिला धमकी भरे अंदाज में बात कर रही थी। महिला अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए कह रही थी कि तुम सब मरने वाले हो। फ्रांस इस समय हाई अलर्ट पर है। 13 अक्टूबर को स्कूल के एक अध्यापक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। उस समय भी हमलावर ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे। अधिकारियों ने इजराइल गाजा युद्ध के बाद इसे एक जिहादी माहौल से जोड़ा है। पेरिस के बिब्लियोथेक फ्रांकोइस मिटरेंड स्टेशन पर हिजाब पहनी महिला को गोली मारी गई। राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के प्रवक्ता ने ओलिवियर वेरन ने कहा था कि यात्रियों ने महिला की बेहद आक्रामक जिहादी टिप्पणी की सूचना दी थी। जब पुलिस पहुंची तो उन्होंने महिला को एक तरफ खींच लिया। पहले उसे शांत होने के लिए कहा गया। महिला को पुलिसकर्मी ने अपने हाथ दिखाए ताकि उसे यह एहसास रहे कि वो खतरे में नहीं है। दोस्तों, एक और खबर की बात करते हैं जहां इमरान खान के वफादारों को चुनाव लड़ने की दी जाएगी अनुमति। जी हां, पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री काकर का सबसे बड़ा बयान बता दें। पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर ने मंगलवार को कहा कि पीटीआई पार्टी के प्रमुख इमरान खान के वफादारों को आगामी चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाएगी। इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के समर्थकों ने 9 मई को सैन्य प्रतिष्ठानों पर अभूतपूर्व हमला किया था, जिसके बाद उसे अटकलें लगाई जा रही थी कि पार्टी के सदस्यों को जनवरी 2024 में आम चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। काकर ने यहां पत्रकारों से कहा कि सरकार की पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने की कोई योजना नहीं है। सरकार इस तरह की कोई गैर कानूनी हरकत कैसे कर सकती है। इमरान खान के सभी वफादारों को चुनाव में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। उन्होंने भी दलों को समान अवसर सुनिश्चित करने का भी संकल्प लिया। चुनाव आयोग ने आम चुनावों के लिए जनवरी 2024 के अंतिम सप्ताह की घोषणा की है। हालांकि इसने अभी तक कोई तय तारीख नहीं दी है। पीटीआई और पीपीपी लंबे समय से चुनाव आयोग से चुनाव के लिए एक तय तारीख देने की मांग करती रही है। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें जहां पाकिस्तान में आज से निकाले जाएंगे 17 लाख अफगान शरणार्थी। सरकार ने दी थी चेतावनी। बता दें, पाकिस्तान 1 नवंबर से अवैध रूप से रह रहे करीब 17 लाख अफगान शरणार्थियों की निर्वासित प्रक्रिया शुरू कर देगा। इन अफगान नागरिकों की स्वैच्छिक रूप से बाहर चले जाने की समय सीमा मंगलवार यानी 31 अक्टूबर यानी कल को समाप्त हो गई थी। सरकार ने इन अफगान शरणार्थियों को चेतावनी दी थी कि समय सीमा से पहले ये लोग अपनी इच्छा रूप से देश को छोड़ दे, वरना इन्हें धक्के मारकर बाहर निकाला जाएगा। कार्यवाहक गृह मंत्री सरफराज बुगटी ने 30 अक्टूबर को कहा था कि जिन लोगों ने स्वैच्छिक रूप से देश नहीं छोड़ा है उन्हें कार्यवाहक सरकार चरणबद्ध तरीके से निष्कासित करेगी। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें जहां अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यवस्था के रखरखाव में भारत की ओर दुनिया की निगाहें। ग्लोबल कोस्ट गार्ड समिट में इंडियन नेवी का जलवा। बता दें, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यवस्था के रखरखाव में भारत की धाक लगातार बढ़ती जा रही है। समुद्री व्यवस्था के रखरखाव और सहयोग की दिशा में दुनिया की निगाहें भारत की ओर है। पूरा विश्व भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है। इसकी वजह भारत का मजबूत नेतृत्व और ताकतवर भारतीय नौसेना का होना है। भारतीय नौसेना INS विक्रांत और विक्रमादित्य जैसे विध्वंसक युद्धपोतों और परमाणु पनडुब्बियों से लैस है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यवस्था के रखरखाव और सहयोग की दिशा में भारतीय तटरक्षक प्रमुख महानिदेशक राकेश पाल ने जापान के टोक्यो में 3रे तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन में भाग लिया है। शिखर सम्मेलन से इधर उन्होंने जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ICG अधिकारियों के साथ बातचीत की है। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य समुद्री कानून, समुद्री जीवन की सुरक्षा, समुद्री पर्यावरण का संरक्षण, अवैध हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी रोकना, समुद्री अपराधों से निपटने के लिए दुनिया भर में तटरक्षकों के बीच सहयोग बढ़ाना शामिल। अगली खबर की बात करते हैं जहां बलूचिस्तान में आतंकियों ने पुलिस स्टेशन पर किया हमला। एक कांस्टेबल और 4 मजदूरों को उतारा मौत के घाट। जी हां, पाकिस्तान के अशांत दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत में आतंकवादियों द्वारा पुलिस स्टेशन पर हमले की घटना सामने आई है। बलूचिस्तान पुलिस ने इस घटना के बारे में जानकारी दी है। पुलिस ने बताया है कि पुलिस स्टेशन पर किए गए इस हमले में बुधवार को एक पुलिसकर्मी सहित कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने बताया है कि यह हमला बलूचिस्तान के तुर्बत इलाके में नसीराबाद पुलिस स्टेशन पर हुआ। उन्होंने बताया कि लगभग 20 आतंकवादियों ने सुबह सुबह अचानक यह हमला कर दिया। जिला पुलिस अधिकारी मोहम्मद बलूच ने इस हमले की पुष्टि की है। साथ ही साथ एक और खबर की बात करते हैं जहां हमास के खिलाफ जंग के बीच मिसाइल हमले को इजरायली एरो सिस्टम ने किया फेल। लाल सागर की ओर से दागी गई थी। जी हां, हमास और इजरायल के बीच जारी जंग को 3 सप्ताह से ज्यादा का समय हो चुका है। इस बीच इजरायल ने दावा किया है कि लाल सागर की ओर से उसकी ओर मिसाइल दागी गई थी, जिसे उसके एरो सिस्टम ने सफलतापूर्वक मार गिराया। वहीं इस मिसाइल हमले को लेकर दावा किया जा रहा है कि मिसाइल
यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों की ओर से लॉन्च की गई थी। द टाइम्स ऑफ इजराइल ने मंगलवार को अपनी रिपोर्ट्स में यह दावा किया। इसमें कहा गया है कि इस मिसाइल को इजराइल के सबसे दक्षिणी शहर इलियट को निशाना बनाकर दागा गया था। इसे लेकर इजराइल रक्षा बल ने भी बयान जारी किया है। इसमें बताया है कि उनकी वायुसेना प्रणाली ने मिसाइल को सावधानी पूर्वक ट्रैक करके सबसे सटीक परिचालन समय और स्थान पर मार गिराया। उन्होंने बताया कि हमास के खिलाफ जंग में पहली बार एरो रक्षा प्रणाली का इस्तेमाल हुआ है। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि चीन के ऑनलाइन नक्शों से क्यों गायब हो गया इजरायली देश। ड्रैगन ने नेतन्याहू को दिया तगड़ा झटका। दरअसल इजराइल और हमास के बीच लड़ाई के दौरान चीन के रुख को लेकर दुनिया की नजरें टिकी हुई है। गाजा युद्ध जहां तेज होता जा रहा है, वहीं चीन ने कथित रूप से इजराइल को अपने ऑनलाइन नक्शे से ही हटा डाला। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सोमवार को सबसे पहले इसकी खबर दी कि चीन की शीर्ष कंपनियों बाउद एवं अलीबाबा इजराइल को अब उसके नाम से नहीं बुलाएंगी। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि डिजिटल नक्शे में बाइदू ने इजराइल और फलस्तीन को अलग अलग क्षेत्र के रूप में दिखाया है, लेकिन उन्हें देश के रूप में पहचान नहीं बताई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इसी तरह का नक्शा अलीबाबा समूह ने भी जारी किया है, जिसमें लग्जमबर्ग जैसे छोटे देश का क्लियर रूप से जिक्र किया गया है, लेकिन इजराइल का नाम देश के रूप में नहीं है। दोस्तों, इसकी वजह क्या रही है वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। चलते अगली खबर की तरफ, जहां अमेरिका से इन क्षेत्रों में सहयोग मांगने पहुंचे नेपाल के विदेश मंत्री, चीन हुआ परेशान। बता दें, नेपाल के विदेश मंत्री प्रकाश नारायण सऊद इन दिनों अमेरिकी यात्रा पर है। इस दौरान उन्होंने अमेरिका से खाद्य सुरक्षा और आईटी समेत कई क्षेत्रों में सहयोग मांगा है। अमेरिका के साथ नेपाल को दोस्ती बढ़ाते देख चीन परेशान हो उठा है। दरअसल चीन नहीं चाहता कि नेपाल अमेरिका के साथ कोई ऐसी डील करे, मगर नेपाल के विदेश मंत्री ने नेपाल व्यापार तरजीही कार्यक्रम के पुनः प्राधिकरण तथा विस्तार का अनुरोध करते हुए व्यापार व निवेश, बाजार पहुंच, खाद्य सुरक्षा और आईटी जैसे क्षेत्रों में अमेरिका से समर्थन बढ़ाने का अनुरोध किया है। वॉशिंगटन में नेपाल के विदेश मंत्री नारायण प्रकाश सऊद और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के बीच एक द्विपक्षीय बैठक में नेपाल की ओर से यह अनुरोध किया गया। सऊद के कार्यालय की ओर से यहां मंगलवार को जारी एक बयान के अनुसार विदेश मंत्री ने देश को सबसे कम विकसित देश की श्रेणी से बाहर निकालने के संदर्भ में नेपाल की विकास प्राथमिकताओं को रेखांकित किया और व्यापार व निवेश, बाजार पहुंच, खाद्य सुरक्षा तथा आईटी सहित अन्य क्षेत्रों में अमेरिका के समर्थन बढ़ाने का आह्वान किया। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां खालिस्तान का समर्थक कनाडा युद्ध विभाजन के कगार पर, क्यूबेक चिंगारी भड़की तो कहीं का ना रहेगा कनाडा। बता दें, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत के खिलाफ खालिस्तानियों को खुलेआम समर्थन दिया, तो उनके खिलाफ अपने ही देश में भी अलगाववाद की चिंगारी भड़क उठी है। कनाडा और भारत के बीच इस समय तनाव है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ठोस सबूत सार्वजनिक किए बगैर भारत पर निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है। इसके बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक तनाव चरम पर पहुंच गया। इस बीच खालिस्तान आंदोलन को हवा दे रहे ट्रूडो के लिए क्यूबेक संप्रभुता आंदोलन बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। क्यूबेक कनाडा में आबादी और क्षेत्रफल दोनों के मामले में क्रमशः पहले और दूसरे नंबर का राज्य है। कनाडा से क्यूबेक के निकलने का मतलब होगा कनाडा की कमर का टूट जाना। जी हाँ, वैसे कनाडा में सिर्फ क्यूबेक ही नहीं बल्कि कस्काडिया, वेस्टर्न कनाडा, अल्बर्टा और सस्केचेवान जैसे राज्य भी आजादी की मांग करते रहे हैं। साथ ही साथ अगली खबर की बात करें, जहां विपक्षी सांसदों के आईफोन हैक मैसेज पर केंद्र सरकार ने उठाया बड़ा कदम। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दे दी जानकारी। बता दें, विपक्षी सांसदों के आईफोन हैक को एप्पल द्वारा राज्य प्रायोजित हैकर्स की कोशिश बताते हुए चेतावनी देने के बाद विपक्ष ने सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सरकार ने इस मामले के विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं। जिनके फोन पर मैसेज आए हैं उनकी जांच में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा आदतन पीएम मोदी के आलोचक हैं। केंद्रीय आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमने जांच का आदेश दिया है। हम मैसेज प्राप्त करने वाले सभी लोगों से सहयोग करने की अपील चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एप्पल ने 150 देशों में ऐसे ही एडवाइजरी भेजी है। वैष्णव ने प्रधानमंत्री की इस मामले में आलोचना करने वालों से कहा है कि ऐसे लोग जो देश का विकास नहीं देख सकते वो ऐसे आरोप लगाते हैं। ये आलोचक विनाशकारी राजनीति कर रहे हैं। उनके पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता है तो निगरानी बढ़ा देते हैं। वे प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हो रही प्रगति से लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। कुछ दिनों पूर्व पूरी दुनिया में तहलका मचाने वाले मुद्दे पेगासस स्पाईवेयर का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्ष कुछ साल पहले भी इसी तरह की कोशिश किया था, लेकिन जब न्यायपालिका की निगरानी में जांच की कोशिश हुई तो नतीजा नहीं निकला कुछ भी। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां पर देश के कोने कोने से लाई गई मिट्टी से बनेगी अमृत वाटिका। पीएम मोदी ने माटी का किया तिलक। बता दें, मंगलवार को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा और आजादी का अमृत महोत्सव का समापन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे
पोटली के चावल की उस मुट्ठी में एक लोक संपत्ति समाहित थी, उसी तरह इन हजारों अमृत कलशों में देश के हर परिवार के सपने, आकांक्षाएं और अनगिनत संकल्प हैं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर युवाओं के लिए मेरा युवा भारत यानी MY भारत प्लेटफॉर्म का भी शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जो माटी का कर्ज चुका दे वही जिंदगानी है। जो अमृत कलश यहाँ आए हैं उनके भीतर मिट्टी का हर एक कण अनमोल है। देश के हर घर आंगन से जो मिट्टी यहाँ पहुंची है वो हमें कर्तव्य भाव की याद हमेशा दिलाती रहेगी। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने कहा कि सौगंध है मुझे इस मिट्टी की कि हम भारत को भव्य बनाएंगे। मिट्टी के साथ साथ देश भर से जो पौधे लाए गए हैं उन्हें मिलाकर यहाँ अमृत वाटिका बनाई जा रही है। जी हाँ दोस्तों, और कल उसका शिलान्यास हुआ है। ऐसे में आप भी अपने कमेंट में मेरी माटी मेरा देश जरूर कहिएगा और लॉन्ग लिव मोदी जी कहना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एक और खबर की बात करते हैं, जहां चुनाव आयोग ने 7 नवंबर से 30 नवंबर तक एग्जिट पोल्स पर लगा दी है रोक। जी हां, भारत निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ने कल मंगलवार को आगामी 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर 7 नवंबर से 30 नवंबर की शाम तक एग्जिट पोल के नतीजों के प्रकाशन या प्रचार पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग के अनुसार 7 नवंबर को सुबह 7 बजे से 30 नवंबर को शाम 6:30 बजे तक इस पर प्रतिबंध रहेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने उक्त धारा की उपधारा 2 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अवधि को अधिसूचित किया है। इस अवधि के दौरान प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से एग्जिट पोल आयोजित करना और प्रकाशित करना या प्रचारित करना या किसी अन्य तरीके से प्रसार करना उपरोक्त आम चुनावों और उपचुनाव के संबंध में किसी भी एग्जिट पोल के परिणाम को प्रतिबंधित किया जाएगा। गौरतलब है कि कई मीडिया संस्थान और अन्य संगठन मतदान के बाद इस तरह के एग्जिट पोल को आयोजित करते आए हैं। जिनको नहीं पता कि एग्जिट पोल क्या होते हैं उनको बता दें कि एग्जिट पोल एक सर्वेक्षण है जो लोगों द्वारा वोट देने के तुरंत बाद किया जाता है। ये टूल राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों के लिए समर्थन का आकलन करने में मदद करता है। चुनाव की बात करें तो 7 नवंबर को मिजोरम, 7 नवंबर और 17 नवंबर को छत्तीसगढ़, 17 नवंबर को मध्य प्रदेश, 25 नवंबर को राजस्थान और अंत में 30 नवंबर को तेलंगाना में ये चुनाव होने हैं और 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे सामने आ जाएंगे। बहरहाल दोस्तों, चलते अगली खबर की तरफ, जहां मुलायम सिंह यादव का 8.3 एकड़ में भव्य स्मारक बनवाएगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने बताई जगह है। जी हां, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कल ऐलान किया है कि मुलायम सिंह यादव की याद में समाजवादी पार्टी भव्य स्मारक बनाएगी। स्मारक की रूपरेखा में लोक कला की झलक दिखेगी। मुलायम सिंह की सादगी और उनके राजनीतिक जीवन को स्मारक में दर्शाया जाएगा। 22 नवंबर को सैफई में स्मारक का शिलान्यास किया जाएगा। भव्य पार्क 8.3 एकड़ में से 4.5 एकड़ में फैला होगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अंतिम खबर की बात करें, जहां 1 नवंबर से होने वाले हैं ये अहम बदलाव। निपटा ले ये काम, नहीं तो हो सकती है परेशानी। दरअसल अक्टूबर महीने का कल आखिरी दिन था। नवंबर महीने की शुरुआत आज हो चुकी है। इसमें कई नए वित्तीय बदलाव होने वाले हैं। ये बदलाव आम लोगों की जेब पर सीधा असर डालेंगे। महीने की शुरुआत में ही कंपनियां रसोई गैस की कीमतें तय करती हैं। इसमें बात करें तो रसोई गैस की कीमतों में बड़े बदलाव हो सकते हैं। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव हो सकते हैं। GST के नियम भी बदले जाएंगे। बंद LIC पॉलिसी चालू कराने का आखिरी मौका है। शेयर बाजार में लेन देन होने वाला है महंगा। बीमा धारकों के लिए KYC अनिवार्य हो जाएगी। आयात से जुड़े नियमों में भी बड़े बदलाव होंगे। नवंबर में 15 दिन रहेंगे बैंक बंद। बहरहाल दोस्तों, ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी?